सलाम। उन्होंने जो आज पिछड़ा समाज जिस हैसियत में है, जिस औकात में है, वो बीपी मंडल जी की उसमें एक बड़ी देन है। और अभी पिछले हमारे वक्ता हरेंद्र जी ने जो है जिस तरीके से विस्तार पूर्वक बातों को रखा और ऐसे रख रहे थे बात को जैसे लग रहा था कि आजादी के बाद का कोई इतिहास का एक पन्ना एक एक करके पलटते जा रहे थे और उस पन्ने में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिसको शायद जो पिछड़ा समाज है, बहुजन समाज है, दलित समाज है, जो समाजवादी मूल्यों वाला समाज है, उसके तमाम बड़े वर्ग तबके को वो बातें नहीं मालूम है। उस बातों को हरेंद्र जी कर रहे थे और हरेंद्र जी ने जो अभियान चलाया है, हम भी उसमें सहभागी बनेंगे और जब भी इस तरह से कोई कार्यक्रम होगा। और आज यहाँ पर जब हम लोग बीपी मंडल जी की जयंती को आजमगढ़ में, निजामाबाद में हम लोग मना रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को सबसे पहले हमने देखा कि विमला जी ने इसकी शुरुआत आजमगढ़ में की। और दरअसल अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय पर जो बहस चल रही है, बहुत बातें हैं, पिछले अध्याय में भी हम लोग जाएंगे, लेकिन इस देश में जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इसमें सामाजिक न्याय पर, मनुवाद पर, ब्राह्मणवाद पर जो बहस चल रही है, वो 2014 के बाद जब इस मुल्क में फांसीवाद सांप्रदायिक ताकतों के रूप में, शक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी का राज कायम हुआ, उसके बाद जो बहस चली है और उस बहस में वो बहस और तीखी हो गई कि हमारे भाई रोहित वेमुला की हैदराबाद में सांस्थानिक हत्या की जाती है। उसके बाद ये बहस चल जाती है कि इस देश में आखिर में एक दलित छात्र को क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर करना पड़ गया। और जिस मुसलमान समाज पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसका साथ ही एक जेएनयू में एक लड़का नजीब जो है वो गायब हो गया। आप कहते हो कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी पढ़ने लिखने नहीं जाता है, और जब हैदराबाद, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जाता है तो उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ता है, उसको गायब कर दिया जाता है। और उन दोनों की माओ को हम सलाम करेंगे। उन दो माओ ने जो पूरे देश में पूरी अलग जगाई, और उस अलग में चाहे वो ऊना का आंदोलन हो, चाहे ये सहारनपुर में सबीरपुर का आंदोलन जिसमें भीम आर्मी के रूप में चंद्रशेखर आजाद का उदय होता है, ये तमाम बहसें इस दौर में चल रही हैं। और इस आजमगढ़ में उस बहस को संचालित करने में विमला जी का बड़ा योगदान रहा। इन्होंने जो शुरुआत की, उस शुरुआत की ये है कि आज तमाम लोग इस सामाजिक न्याय पे बहस कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये बात मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि जो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं, उन परिणाम का आप देख लीजिएगा। 6 महीने पहले तमाम बहसें थी, उत्तर प्रदेश में ये है वो है, लेकिन जो आपने जो छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम किया, उसका नतीजा था पूरा विपक्ष तीन राउंड में जब चुनाव हो गया, उसको मालूम ही नहीं था कि हम लड़ सकते हैं। ये जनता लड़ रही थी, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ लड़ रही थी, और उसमें विमला जी जैसे लोगों का एक बड़ा योगदान है। और आज ये बहुत अच्छा है कि जो गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं, हम लोग भी कई कार्यक्रम लगातार सामाजिक न्याय पे करते हैं और कोशिश करते हैं। मनोज जी भी हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, हम इनसे लगातार हम लोग बातचीत करते हैं कि हम लोग कार्यक्रमों को गांव में करें। गांव में क्यों? क्योंकि हमारी जो औकात है, हमारा समाज है, वो दिहाड़ी मजदूर की औकात रखता है। हम पैसे से दिहाड़ी मजदूर हैं, और हमारा समाज एक दिन की दिहाड़ी मार करके वो जाएगा जिले पे, जाएगा लखनऊ, जाएगा दिल्ली, उसके लिए मुश्किल होता है इस बात के लिए। इसलिए उसको गांव में जाने की जरूरत है। आज जब हम बीपी मंडल जी को याद कर रहे हैं, तो हम आजमगढ़ के राम नरेश जी, जिन्होंने आरक्षण उत्तर प्रदेश में 15% आरक्षण दिया, हमारे पूर्व वक्ता हरेंद्र जी ने जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जिक्र किया, उसी दौर में राम नरेश जी ने 15% आरक्षण दिया। चंद्रजीत यादव जी ने इस सामाजिक न्याय पे हम बात कर रहे हैं, चंद्रजीत यादव जी ने उस सामाजिक न्याय की बहस को, पूरे वैश्विक स्तर पर उस बहस को उन्होंने उस पर गंभीरता से उस पर चर्चा करवाई। और रामकृष्ण यादव
जो यहाँ पर बसपा के उत्तर प्रदेश के पहले सांसद हुए, उन्होंने मान्यवर काशीराम, क्योंकि मंडल कमीशन के लागू होने में मान्यवर काशीराम का जितना बड़ा योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और अगर आज हम जब बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, हम बैठे हैं, तो जो औकात है, जो हैसियत है, वो बहुजन राजनीति खड़ी की। आज इस देश में आप सोचिए कि जब बाबा साहब ने जो बात कहते थे, बाबा साहब, यही कांग्रेस को लोग नहीं मानते थे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद तमाम उनकी सरकारों को उस बातों को मानना पड़ा। और मान्यवर काशीराम ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा से लेकर तमाम जो नायक हैं, इनको कौन जानता था उत्तर भारत में, लेकिन मान्यवर काशीराम ने जो अलख जगाई। आज ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज पे बिना ट्वीट किए हुए, बिना पुष्पांजलि किए हुए कोई इस देश की राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो उस कार्यक्रम को न मनाए। और जो लोग पिछले मंडल कमीशन का जो दौर में जो लोग पिछड़ों के, दलितों के अधिकारों के खिलाफ बोलते थे, आज उनकी हैसियत नहीं है कि देख लीजिए बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद भाजपा की तक की हैसियत नहीं है कि खुल करके बोलने जो है। साथियों, जो बात है मंडल कमीशन की, हरेंद्र जी ने जो बात रखी, उस बातों के दोहराव में, रिपीटिशन में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो खेला हुआ है, एक खेला हुआ कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो इंदिरा साहिनी का जो पूरा उन्होंने जो उसके खिलाफ खड़ी हुई, उसमें जो 50% की सीमा के भीतर उसको रख दिया गया कि 50% के ऊपर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। आखिर में क्यों नहीं देंगे? इस देश में हम मालिक हैं। मैं एक दिन सोच रहा था, ऐसे ही सोच रहा था कि हम बोलते हैं अधिकारी क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट है, उसको हम अधिकारी कहते हैं। अधिकारी, उसके पास तो कर्तव्य है, अधिकार तो हमारे पास है, हम उसके आगे क्यों गिड़ाते हैं? उसी तरह से जो एसटी, एससी, ओबीसी समाज है, ये गिड़गिड़ा रहा है, ये कह रहा है कि हमारा अपना हक दे दो, हिस्सा दे दो। ये बात है, इस भाषा में बात नहीं होगी, बात होगी एकदम जोरदार तरीके से। जब मंडल कमीशन के लागू होने की बात आई तो मान्यवर काशीराम ने पूरे भारत में 250-300 से अधिक रैलियां किया और हर रैली में इस बात को लंबी डिबेट हुई, लंबी बहस हुई कि मंडल कमीशन लागू हो। और आज जो बात है, जो 50% की बात है, वो जो इस सब्जेक्ट का है, जो विमला जी ने कहा जातिगत जनगणना, आखिर में जब मंडल कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आगे जातिगत जनगणना क्यों आजाद भारत में नहीं हो रही है? आप कह रहे हैं कि फला समाज वो हो जाएगा, आक्रोशित हो जाएगा। क्यों आक्रोशित हो जाएगा भाई? अगर किसी को उसका हक हकूक मिल जाए तो क्यों आक्रोशित हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि पिछले 27 साल में, 20 साल में यूपी और बिहार में सामाजिक न्याय की फोर्सेस, ताकतें थी, सत्ता में रही, लेकिन वो गंभीरता से शायद वो बातें नहीं आई। लेकिन पिछले दिनों बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है, उसने इस बात को सामने लाया है कि हम जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हम अपना हक अधिकार नहीं पा पाएंगे। सच्चाई यह है कि हम आज भी ओबीसी समाज मात्र 31% जमीनों पे उसका भारत में उसका कब्जा है, 8% पे दलित है, 8% पे मुसलमान है, 11% पे दलित है, लगभग 41-45% जमीनों पे जो है सबर समाज का कब्जा है। आज देखिए, मैं देखता हूँ, ऐसे गुजरता जाता हूँ, लोग कहते थे, मैं जाता था पहले कि हमारे बाग में आम खाने आइएगा, हमारे बाग में बड़ा आम फलता है। मैं सोचता था हमारे पास बागिया क्यों नहीं है? जो है ये बगिया फलनवा के पास ही है, ढकनवा के पास ही है, ये बगिया हमारे पास ही क्यों नहीं है? और आप सब लोग देख रहे हैं, यही लोग जमींदारी उन्मूलन से बचने के लिए अपनी जमीनों को बागों में करवाए। आज करोड़ों के रूप में प्लाटिंग हो रही है। क्या खेला हो रहा है? तो इलीगल है ना। आपने तो जमीनों को बाग के लिए किया था। तो मैं साफ कहूंगा कि एक तो मामला है कि अगर 50% की सीमा को खत्म किया जाए, और अगर 50% की सीमा खत्म होती है और हमको अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए इस मुल्क में, तो हमको जातिगत जनगणना करवानी होगी। जातिगत जनगणना से सच्चाई जो बिहार में आ गई
कहते थे ना, फला जात ने खा लिया, फला जात ने खा लिया, सच्चाई तो सबके सामने आ गई कि कौन किसका खा रहा था। दूसरा सवाल जो क्रीमी लेयर का सवाल है, मेरे पिता जो है इंजीनियर थे, रिटायर हो गए हैं, मैं नौकरी नहीं करता हूं, मेरा भाई नौकरी नहीं करता है, तो क्या मेरी हैसियत मेरे पिता की लिविंग स्टैंडर्ड की होगी? नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। हम जो सदियों से जिनको कब्जा मिला था, जिनको बड़े, उनका तो कह रहे हैं वो गरीब हो गए हैं, उनको EWS दे दिया जाए। अब माने कि वो गरीब हो गए, उनको EWS दे दिया जाए। अब मेरे पिता एक बार इंजीनियर बन गए, एक बार मास्टर बन गए, एक बार डॉक्टर बन गए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं आप तो क्रीमी लेयर हो गए हैं, आप तो मलाई खाने लगे हैं, आप तो क्रीम खाने लगे हैं। नहीं, ये क्रीमी लेयर की पूरी बहस जो जजमेंट में आई, आज भी वही बात हमारे दलित भाइयों के भी इसमें आ रहा है। पिछले दिनों जो SC ST के वर्गीकरण को लेकर जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये बात आया। तो मुझे लगता है कि सामूहिक रूप से, और सही में कहूं कि इस बात में कोई बात नहीं करने की जरूरत है कि SC ST OBC फला नहीं खड़ा होता है। चेतना का सवाल है। जिसकी चेतना जागृत होगी, जब जागृत होगी तब खड़ा होगा। जागरूकता का हमको संचार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि क्रीमी लेयर की सीमा को हर हालत में हमको समाप्त करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी हरेंद्र जी ने जो पूरी मंडल कमीशन की सिफारिशें हमारे सामने रखी, मैं उसके दोहराव में नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जैसे लोग बचपन में हम लोगों को जो है दुर्गा चालीसा, हनुमान पढ़ा दिया, रट्टा अभी भी रट्टा दिमाग में रहता है, तो उसी तरह से मंडल कमीशन एक पिछड़ों के लिए वो दस्तावेज है कि जो उनके जीवन का जो मार्ग है कैसे बेहतर हो सकता है, इसलिए तमाम सिफारिशों को हमको मालूम होना चाहिए, उस पर लड़ना चाहिए। और चूंकि बहुत सारे वक्ताओं को बात करनी है, मैं अपनी बात को समेटते हुए एक दो बातों पे और मैं बात करूंगा कि अभी जो हमारा न्यायालय जो जजमेंट दे रहा है, जो आरक्षण की हर समय समीक्षा सोचता है, अभी SC ST में वर्गीकरण की बात किया उसने। मामला ये है कि एक घटना का मैं जिक्र करूंगा। अमेरिका में जो पहले जो बसें चलती थी, उन बसों में गोरों और कालों के लिए वहां पर सीटें निर्धारित थी, और जो सीटें निर्धारित थी उसमें यह था कि इतने में गोरे बैठेंगे और इतने में काले बैठेंगे। और अगर गोरों की संख्या उस बस में ज्यादा हो जाती थी तो वो कालों की भी सीट पर आकर के बैठ जाते थे, और कालों को अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी या फिर बस से उतरना पड़ जाता था। वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक दिन एक महिला अपनी सीट पर बैठी थी और एक गोरा आया, उसको सीट खत्म हो गई थी और उसने कहा कि आप उठिए। कंडक्टर ने कहा कि भैया, उसने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी। कंडक्टर ने कहा कि नहीं आपको तो उठना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं उठेंगे भैया, मेरी सीट है, मैं बैठूंगी। कहा नहीं तो यहाँ का जो कानून है, ये कानून कह रहा है कि ये क्या कहते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, और उसका विरोध हुआ, उस महिला को जेल भेजा गया। अमेरिका में पूरे काले सड़कों पर उतर गए और उन्होंने कहा कि हम बस का बाइकआउट करते हैं। और 1 महीना 2 महीना नहीं, कई महीने तक ये बाइकआउट चला। और वहां पर जो काले थे वो अपनी टैक्सियों में जो है लोगों को, जो काले लोग थे उनको बसेस के किराए पे उनको यात्रा करवाते थे। इस पर पूरी बहस चली और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर जो कोर्ट है, उसने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि गोरों के लिए अलग बस चलवा देते हैं, कालों के लिए अलग बस चलवा देते हैं। फिर से कालों ने इसका विरोध किया, कहा नहीं, ये मामला और ये जो जजमेंट दे रहा था सुप्रीम कोर्ट वहां का, इस समानता का दे रहा था कि नहीं हम समान बात करते हैं, आपके लिए भी, गोरों के लिए भी बस चलवा देते हैं, कालों के लिए भी बस चलवा देते हैं। वहां के कालों ने कहा ना, ये समानता नहीं है। समानता तो हमारी ये है कि हम भी उसी बस में चले, वो भी बस उसी में चले। और ये वहां का सुप्रीम कोर्ट सोच रहे हैं, वो दे रहा है। और लगभग मुझे लगता 13 महीने का या 8 महीने का आंदोलन हुआ था और बाद में कोर्ट को झुकना पड़ा। दरअसल ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में
नस्ल के नाम पे, जात के नाम पे हमारे अंदर जो पूरा भेदभाव भरा पड़ा है, वो भेदभाव हमारे अंदर इस बात को करता है। और जो पूरा कोलेजियल सिस्टम है, जो पूरा न्यायपालिका है, वो उससे पूरा का पूरा ग्रसित है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पूरा का सवाल है, ये सामाजिक न्याय का सवाल है। मैं देखता था, हम लोग बचपन में देखते थे कि जो असम खास तौर पर जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, वही इन सब सवालों पे बात करता था। लेकिन आज क्या हुआ? आज इस देश में जो रोजगार का संकट खड़ा हुआ, जो तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी पूरा जो घोटाला हुआ, उसका जो अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया, तमाम जो बहसें आई, उसके बाद इस सामाजिक न्याय का सवाल पर जो बहुजन चेतना का सवाल है, इस सवाल पे एक गंभीरता से एक बहस आज आकर कर खड़ी हुई है। तो मुझे ज्यादा नहीं, मैं बस कहूंगा ये कि आज के दौर में जब हम लोग बीपी मंडल जी को याद कर रहे हैं, उनको आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उन्होंने कहा था कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लोगों को तभी उनका हक अधिकार हिस्सा मिल सकता है। तो बीपी मंडल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस देश में जो जातिगत जनगणना की लड़ाई है, उसको हम लोग तेज करें। और इस देश में अगली जनगणना तभी हो जब जातिगत जनगणना हो। दूसरा सवाल कि जो क्रीमी लेयर का है, उस क्रीमी लेयर का खात्मा हो, उसके लिए भी हम लोग, चाहे SC ST का सवाल है, चाहे OBC का सवाल है, कहीं भी क्रीमी लेयर को नहीं होना चाहिए। और मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशों को लागू हो, यही बीपी मंडल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मुझे लगता है कि आज जब आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें और भी सुनने को समझने को आएंगी। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों को और भी हम लोग को बढ़ाना चाहिए। और हम लोग पिछले दिनों लगातार बात कर रहे थे, अभी हम लोग पिछले दिनों निजामाबाद में नेताजी की स्मृति में और मान्यवर की स्मृति में, जो कि 9 और 10 को दोनों का निधन हुआ था, तो एक कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग अब की बार ये सोच रहे हैं कि जातिगत जनगणना के सवाल पर हम लोग एक पदयात्रा निकालें, गांव-गांव में चौपाले करें। और हमारा ये सोचना है कि लगभग ये अगस्त लास्ट सितंबर से शुरू, सितंबर लास्ट अक्टूबर तक इसको खत्म करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के संपर्क में रहेंगे, और आप सभी भी हम चाहेंगे कि उस अभियान में जुड़े, और लगातार इस तरह के जो भी अभियान, जिस तरह कार्यक्रम होंगे, हम लोग सब लोग एक साथ लड़ेंगे। और हम लोग छोटे छोटे नारे लगाते हैं, हम लोग बुलंद करो दावेदारी, लड़कर लो हिस्सेदारी, बुलंद करो दावेदारी। इतने में कैसे होगा? कैसे हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बुलंद करो दावेदारी, बुलंद करो दावेदारी। दूसरा कि एक 92 में जब बाबरी डेमोलिशन हुआ, उसके बाद लोगों के सांप्रदायिक ताकतों का मंसूबा बुलंद था। उस समय एक नारा क्या लगा? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो जब पूरा नारा लगा, और आज क्या बात है कि आज जब हम बात कर रहे हैं इस बात को, और उसमें भी एक नारा बहुत मजबूती से लगा, सब टूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। सब टूट कमंडल जाएंगे, सब टूट कमंडल जाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई।